Assalamu alaikum viewers. I am Mehak Gul Khan and I am going to post the lectures of different subjects related to zoology. And in today's lecture we will talk about the subject related to bioinformatics. और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को समझने से पहले हमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अगर आप वर्ड को ज़रा देखें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म को देखने पे आपको पता चलता है कि it is a combination of two words, bio which is arise from the biology and informatics which you can say that arise from the information. So you can say that कि आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बायोलॉजी के बारे में किसी ना किसी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब बायोलॉजी में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, यू कैन से दैट के जीनोम, जीन या प्रोटीन के सीक्वेंसेस, उनके 3D मॉडल स्ट्रक्चर्स या मैपिंग को अगर आप देखना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप को जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस लेने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो मीडियम जो है उसके लिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। सो कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर यूजिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसीलिए जो है इसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत ही रोल होता है इस फील्ड के अंदर। उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो यू कैन से दैट कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। क्या मतलब है इसका कि ये एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि किसी भी डाटा को स्टोर करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है एंड एनालाइज करती है, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके बारे में होती है, दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल डाटा विच आर जीन, जीनोम एंड डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड ऑल दैट, जिनका भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम देखें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी, तो द बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म कॉइन्ड बाय पॉलिन हॉजवेक एंड बैन हेस्पर एंड वेन इन 1970। तो ये दो इंसान थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसके बाद जो है फर्दर इस फील्ड के ऊपर काम होना शुरू हुआ था प्रॉपरली। अगर आप देखें बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स मर्ज हुए होते हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स मिल के जो है एक फील्ड बनाते हैं, जिसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नाम दे देते हैं। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, दैट आर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप देखिए बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वर्ड ही बायो जो है वो बायोलॉजी से निकला है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, तो डेफिनेटली हम जो सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस अपना बहुत रोल प्ले करती है। अब उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि हमें स्टैट और मैथमेटिक्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम जो फील्ड्स हैं मिल के तो एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड बनाती हैं जी। उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स फर्दर जो है इसकी अपनी, आप कह लें अगर सब फील्ड कोई हो तो वो कौन सी हो सकती हैं या किन किन जगहों पे काम आ रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन। तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है इट इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं वो मिल के मेडिकल टेक्निक्स के साथ एक ऐसे मैकेनिज़म्स निकालती हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ में कोई जेनेटिक एरर्स हों उनको। अब वो आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी तो नेक्स्ट जो है उसको करेक्शन की जा सकती है। दैट्स वाई मॉलिक्यूलर मेडिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड फील्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद अगर आप जीन थेरेपी को डिस्कस करें तो जीन थेरेपी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यू कैन से दैट यूज़ जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीजेस। तो इसको आप किसी भी डिजीज़ को जो है ट्रीट करने के लिए विद द जीन आप जीन थेरेपी को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जीन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए गैदर कर सकते हैं।
उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट आ जाती है। ड्रग डेवलपमेंट में भी बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ हो रही है। वो किस तरीके से, देखिए जब भी एक ड्रग है, ठीक है, उसको अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या उसकी डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ को एनहांस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस उसके बारे में डाटा जो है, उसके बारे में हर तरह का वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो वो जो है एक आप कह लें बहुत जल्दी उसके लिए अगर आप एक्सेस लेना चाहें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपको वो काम करने में मदद देती है। उसके बाद माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन। अब माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन जो है, दीज आर एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबियल जीनोम। वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है? दैट आर वेस्ट क्लीन अप, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, दे आर यूजिंग इन माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशंस। उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ माइक्रोब्स आ जाता है। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ माइक्रोब्स में जो है, आप फोरेंसिक में जब माइक्रोब्स के हवाले से एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उसमें आपको माइक्रोब्स के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करती है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, विच यू ऑल नाउ अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एवोल्यूशनरी स्टडी, एवोल्यूशनरी स्टडी में क्या होता है जी, आप देखें एवोल्यूशन को अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेट बात है आप कंपेयर करना चाह रहे हैं मॉडर्न थिंग्स को या न्यू एडवांस रिसर्च को प्रीवियस रिसर्च के साथ, तो यू कैन कंपेयर दैट। एंड आप जो है कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पिछली बातों का पता होना चाहिए। तो वो जितनी भी बातें हैं वो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड करता है बहुत थोड़े से वक्त में। देन आप जो है एवोल्यूशनरी स्टडी भी कर सकते हैं उसकी, एंड प्रॉपर कॉज एंड रीजंस के साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो बायो वेपन क्रिएशन, तो डेफिनेट बात है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है आपको इतना डाटा प्रोवाइड कर देता है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ बायो वेपन, देन अगर आपके पास तमाम ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाटा होगा तो आप जो है एक अच्छा बायो वेपन बना सकते हैं जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉमन एक्टिविटीज़ इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। जो बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में परफॉर्म की जाती हैं या देखी जाती हैं, वो क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द मैपिंग। मैपिंग जो है जीन, प्रोटीन वगैरह की मैपिंग के बारे में जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या इस तरीके की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस को एनालाइज करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायर्ड जीन के बारे में डाटा या उसके सीक्वेंस, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हैं, ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन अलाइनिंग डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस, तो एक जो एक्टिविटी है इसमें डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस की अलाइनिंग की जाती है फॉर द कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आपको अलाइनमेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है करनी, जो कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट, व्यूइंग 3D मॉडल्स। अगर आप किसी भी प्रोटीन का 3D मॉडल ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स को आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप किन जगहों पे या किन चीज़ों को यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों के बारे में एक्सेस ले सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है उन सॉफ्टवेयर्स, उन वेबसाइट्स के बारे में जो है पता होना चाहिए। देयर आर मैनी वेबसाइट्स विच आर प्रोवाइडिंग दैट नॉलेज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम नाउ। तो आ जाते हैं जी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होती हैं, तो उनको हम ज़रा देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ द EST जो है दैट इज़ द एक्सप्रेस्ड कोडिंग डीएनए सीक्वेंस टैग सीक्वेंसिंग। इट इज़ अ कंप्लीट नेम फॉर EST, ठीक है। तो इससे जो है आप कोडिंग डीएनए सीक्वेंस टैग सीक्वेंसिंग जो है उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद सेज, इट्स कंप्लीट नेम इज सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन टैग सीक्वेंसिंग। MPSS स्टैंड फॉर मैसिव पैरेलल सिग्नेचर सीक्वेंसिंग। Then WTSS stand for whole transcriptome shotgun sequencing. Then HTMS जो है that stand for high throughput mass spectrometry. उसके बाद अगर आप देखें तो that is the SOMS,
ठीक है, विच इंडिकेट दैट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि NCBI है, ओवरऑल वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल जो कि यूज़ हो रही है। NCBI को अगर आप देखें तो इसका कंप्लीट नाम क्या है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये ओवरऑल वर्ल्ड यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आप हर तरीके का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू जीनोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें बहुत से क्लास डाटाबेसेस होते हैं। डाटाबेसेस जो है एक ही वेबसाइट के अंदर आप कह लें कि बाकी वेबसाइट्स के डाटाबेसेस भी मौजूद होते हैं। तो मोस्टली लोग जो है दे प्रेफर टू यूज़ द NCBI बिकॉज NCBI जो है आपको डाटा प्रोवाइड करती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जो कि स्पेसिफिक डाटा ही प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंट्रीज। बट NCBI इज़ अ वेरी वास्ट इन दैट सेंस कि आपको काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल डाटा मिल जाता है। उसके बाद देखिए जी EMBL जो है दैट इज़ द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबॉर्ट्री, ठीक है। तो आप देखिए इसके नाम में ही है यूरोपियन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है आपको यूरोप से रिलेटेड या यूरोप में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। उसके बाद DDBJ DNA डाटाबेस ऑफ जापान, तो डेफिनेटली जापान का जो डाटाबेस है या जापान के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यू कैन यूज़ दैट वेबसाइट। उसके बाद NIH इज स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसके बाद देखें PDB स्टैंड फॉर प्रोटीन डाटा बैंक। देन GSDB स्टैंड फॉर जीन सीक्वेंस डाटाबेस। देन NMR जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को स्टैंड करता है। देन CDS कोडिंग सीक्वेंस। EBI यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। देन KEGG क्योटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम। देन ब्लास्ट को देखें तो ब्लास्ट बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होता है। यू कैन से दैट इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जीन सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप कह सकते हैं कि आप किसी भी जीन या प्रोटीन के सीक्वेंस देखना चाहें तो आप ब्लास्ट फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो मोस्टली लोग ब्लास्ट फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट का पूरा नाम अगर आप देखें तो दैट इज़ द बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। देन उसके बाद देखिए MIPS का पूरा नाम जो है मुनिच इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर प्रोटीन सीक्वेंस।